नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। अब तक आप लोगों के पास चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा पहुंच गई होगी। भारत के 5 राज्यों में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में होगा, जबकि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में चुनाव 1 चरण में होगा। मणिपुर में चुनाव 2 चरण में होगा। तारीखों की घोषणा जिस तरह से है मैं बता देता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च, कुल 7 तारीखों में चुनाव होंगे। 7 मार्च को आखिरी चुनाव होगा पूरे देश भर में, जो भी 5 राज्यों में चुनाव हैं, और 10 मार्च को चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, चुनाव परिणामों की। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद किसकी सरकार बनती है, आप जिस पार्टी को चाहते थे वह सत्ता में आई है या नहीं चाहते थे वह सत्ता में आई है, यह साफ हो जाएगा और फिर से एक बार नई सरकार काम करने लगेगी। ऐसे में यह जरूरी है समझना कि इस चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से क्या नियम और कायदे आए हैं, कैसे पार्टियां मुकाबला करेंगी एक दूसरे का, फिर जनता में अपनी बातों का कैसे प्रचार करेंगी, यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से अन्य पार्टियां जो विपक्ष की हैं, जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, वह तकनीकी के स्तर पर, रैलियों के स्तर पर, प्रचार के स्तर पर मुकाबला कैसे करेंगे। यह आप सबकी बड़ी चिंता होगी, खासकर जो विपक्ष के पक्षधर पार्टियों के वोटर हैं उनकी यह सबसे बड़ी चिंता होगी। तो हम आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने दिन के 3:30 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पत्रकारों को बताया कि 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होंगे। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को यानी प्रेम दिवस के दिन चुनाव होगा। उस दिन यह कौन किससे प्रेम करता है, कौन किसको इजहार करता है, यह साफ होगा। लेकिन हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस बात का जिक्र करते हैं कि आखिरकार जो चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है और चुनाव प्रचार की जो सीमाएं तय की हैं, वह कितनी वाजिब हैं, वह कितनी लोकतांत्रिक हैं और वह कैसे लोकतंत्र को मजबूत करती हैं या पार्टी विशेष को मजबूती देती है। जानकारियां आपको दे चुका हूं। बाकी जानकारियां अगर आपको तथ्यगत चाहिए तो आप मीडिया के दूसरे माध्यमों को देख सकते हैं। हम जानकारियों से आगे की बात करेंगे कि असल में लोकतंत्र बहाली में चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है, कैसे चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस बार निभा पाया है कि नहीं निभा पाया है। उसकी शुरुआत हम करते हैं चुनाव आयोग की तारीखों और उसके रिस्ट्रिक्शंस से। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत कम समय दिया है, हर बार ही दे रहा है इन दिनों। 10 आप समझिए कि तारीखें इस तरह से है कि 15 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद से पर्चा भरा जाएगा। 21 तारीख को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है और चुनाव की पहली शुरुआत 10 फरवरी से हो जाएगी। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की रैली करने, यहां तक कि साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और कारण है कोरोना। जाहिर तौर पर कोरोना और इस रोग से हम सबका वास्ता है, हम सब सावधान रहना चाहते हैं, बचे रहना चाहते हैं। बचे इसलिए भी रोग से रहना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में बीमार होने पर कोरोना का इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको समझने के लिए किसी ओझा सोखा के पास जाना पड़ेगा। सरकारें और हमारे प्रबंधन यानी प्रशासन तो बता नहीं पाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर 15 जनवरी तक रोक है, जरा इस बात को समझिए कि चुनाव आयोग ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह की मैनुअल रैली यानी शारीरिक उपस्थिति वाली रैलियां, यहां तक कि मोटरसाइकिल और साइकिल रैलियां भी आप नहीं कर पाएंगे। 15 जनवरी तक की बात जब हम कर रहे हैं तो जरा एक्सपर्ट्स को भी देख लें। कोरोना को जानने वाले लोग, संक्रमण विज्ञान को समझने वाले डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद भारत में कोरोना की जो संख्या है, जो बढ़ती हुई गति है, वह और आगे तेज गति से बढ़ेगी। यानी आप इसके लिए तैयार रहें कि 15 जनवरी के बाद भी फिर से एक बार चुनाव आयोग कह सकता है कि आप डिजिटल रैलियां ही करें, डिजिटल संबोधन ही करें। जैसे मैं आपसे
रूबरू हो रहा हूं, उस रूप में चुनावी पार्टियां अपने उन वोटरों को संबोधित करें जो कि भारत का बहुतायत यानी 50% से ज़्यादा स्थिति ये है कि रोज 100 रुपया नहीं कमा पाता। उस देश के लोग से डिजिटली संबोधन कैसे संभव है। हालांकि अखिलेश यादव ने एक चिंता जाहिर की है, जाहिर तौर पर कांग्रेस भी जाहिर करेगी ही कि सत्ताधारी पार्टी के पास डिजिटल प्रोग्राम और खासकर नोटबंदी के बाद से जो डिजिटल महारत है और जो उसकी एकाधिपत्य है डिजिटल पर, वह दूसरी पार्टियां कैसे कर पाएंगी। तीसरी बात कि अखबार उनके पास विज्ञापन के लिए हैं, टीवी माध्यम, बहुत सारे टीवी माध्यम ऑलरेडी विज्ञापन में उनके लगे हुए हैं न्यूज़ के नाम पर। टीवी में विज्ञापन अलग से है, सरकारी विज्ञापन सड़कों पर अलग से है, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक पर सरकार के विज्ञापन लगे हुए हैं, यानी सत्ताधारी पार्टी भाजपा की। ऐसे में उससे मुकाबला डिजिटली ये पार्टियां कैसे कर पाएंगी, यह बहुत चिंता की बात है और इसकी फिक्र चुनाव आयोग को जरूर होनी चाहिए थी, जो कि घोषणा करते हुए दिखी नहीं। और अगर चुनाव आयोग इन माध्यमों, जिसको औकात कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कि भाजपा के मुकाबले सपा, बसपा, कांग्रेस या छोटी दूसरी पार्टियां उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में कैसे या पंजाब में मुकाबला कर पाएंगी डिजिटली, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ये किसी भी विश्लेषक से आप पूछ लीजिए, आप खुद भी सोच लीजिए कि भाजपा का मुकाबला डिजिटल ऑनलाइन कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। यहां तक कि हमारी चिंता यह भी है कि कल को हो सकता है चुनाव ऑनलाइन चुनाव की भी बात कर दे चुनाव आयोग, क्योंकि कोरोना बढ़ेगा, उन्हें चुनाव कराना है, तो हो सकता है ये बात कह दे, तब तो आप ये समझिए लोकतंत्र की हत्या ही हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी डिजिटल रूप से प्रचार प्रसार करना है तो वह आसान नहीं है दूसरी पार्टियों के लिए। इसका रास्ता भी चुनाव आयोग को सुझाना चाहिए था, क्योंकि आप याद रखिए कि पार्टियों को जो चंदा मिल रहा है उसका 70% अकेले बीजेपी को मिल रहा है, और जो बॉन्ड होता है जिसको इलेक्शन बॉन्ड कहते हैं, वह 90% लगभग बीजेपी को अकेले प्राप्त हो रहा है। ऐसे में पार्टी फंड का सवाल भी है, तो उसको कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, यह एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी गाड़ियों की लाइनें खड़ी कर सकती है क्योंकि वह सत्ता में है। आप जानते हैं कि सत्ता में जो पार्टी रहती है उसके पास पुलिस प्रशासन, माफिया, गुंडे, पूंजीपति सब उसके वरदहस्त होते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। ऐसे में चुनाव का सिर्फ बटन दबाना लोकतांत्रिक बात नहीं होती है, बल्कि यह बात भी लोकतांत्रिक होती है कि मूड कैसे बनाया जा रहा है, वोटर को शिक्षित कैसे किया जा रहा है, क्या वोटर के पास दूसरा मत आ रहा है, दूसरा पक्ष आ रहा है, या सिर्फ सरकार और सत्ता और बीजेपी के लोगों की ही सूचनाएं पहुंच रही हैं, तभी जाकर चुनाव का मतलब निकलता है। सिर्फ चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि वह चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दे और कह दे कि आपको लड़ना हो तो लड़े, मतलब यह कुल्ले दे कि हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि हाथ में पजामा थमा दिया, पजामा पहना के लंगोट की रस्सी हाथ में थमा दी और कह दिया कि लो भैया पैंट शर्ट पहने, मतलब जो लोग रनर अप में हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं, उनके साथ आप शामिल हो जाइए। पजामा दौड़ में अगर आप बाकियों को रखते हैं और बीजेपी को फुर्तीला बना के रखते हैं, तो जाहिर तौर पर उस दौड़ में बीजेपी ही आगे जाएगी। ये चुनाव आयोग की चिंता होनी चाहिए थी, जिससे कि सही चुनाव हो सके, वाजिब चुनाव हो सके। सिर्फ घोषणाओं से वाजिब चुनाव नहीं संभव है, संसाधनों का भी सवाल है। और डिजिटली अगर यह सब कुछ होता रहा तो जाहिर तौर पर जो प्रतिपक्ष की सूचनाएं हैं, प्रतिपक्ष के आरोप हैं, प्रतिपक्ष के सवाल हैं, या प्रतिपक्ष का वोटर जो समाज में फैल सकता था, अपनी बात रख सकता था, सरकारी योजनाओं की पोल खोल सकता था, वह बता सकता था कि पिछले 5 सालों में डबल इंजन की जो सरकार है योगी और मोदी की, उसके कथनी और करनी में कितना अंतर है, वह डिजिटली संभव नहीं होगा, वह असंभव होगा। इसलिए यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर 5 राज्यों में जो होगा, वह 5 राज्यों में चुनाव सिर्फ चुनाव की तारीखें घोषित कर देने, सबके नियम एक कर देने से काम नहीं चलता है, बल्कि सबके संसाधन देखकर जब आप तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उसको भी स्पेस देते हैं बोलने का, तब बनता है।
अब जरा सोचिए कि यह तो बड़ी पार्टियां हुई, सपा, बसपा, कांग्रेस प्रतिपक्ष की, दर्जनों की संख्या में उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियां हैं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जन आंदोलनों से निकले हुए उम्मीदवार हैं। आखिरकार वह डिजिटली जनता तक कैसे पहुंचेंगे? उनके पास क्या उपाय है? उनके पास एक उपाय तो था कि एक गाड़ी रिजर्व कर लें, गाड़ी दोस्त से मांग लें, एक दो गाड़ी लेके इलाकों में चले जाएं और घर घर जाके पर्चा पंपलेट बांटें और बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए कैसे संघर्ष करते हैं। तब तो लोकतंत्र की बहाली मानी जाएगी। लेकिन अगर डिजिटली आप कर देंगे तो जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास प्रचार के दूसरे माध्यम हैं, जो लोग इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो लोग माहिर हैं, आप यकीन मानिए, दिल्ली से निकलने के बाद देवरिया की बात करनी तो बहुत दूर की बात है, बलिया की, जो उत्तर प्रदेश के आखिरी जिले हैं बिहार से लगे। आप यकीन मानिए, यहाँ से बड़ौद चले जाइए, बागपत चले जाइए, शामली चले जाइए, अरे दूर छोड़िए, लोनी के थोड़ा आगे बढ़ जाइए ट्रोनिका सिटी की तरफ, आप यकीन करिए कि आपका 2G भी काम नहीं करता। तो जहां ये स्थितियां हैं देहाती समाज की, वहां प्रचार का माध्यम क्या पहुंचा हुआ है? मोदी जी का 5 किलो का अनाज, 1 किलो नमक, 1 किलो रिफाइन, 1 किलो चना, जिस पर योगी और मोदी की तस्वीरें छपी हुई है। तो जनता तो उन तस्वीरों को देख के मान रही है कि यही नेता हैं। फिर अखिलेश की, फिर राहुल गांधी की, फिर मायावती की, फिर जयंत चौधरी की, फिर प्रियंका गांधी की या ओवैसी की, या और दूसरे राजनीतिक जो दल हैं जो स्थानीय स्तर पे हैं, उनके नेताओं की बातें कैसे कोई सुनाएगा? मोदी और योगी तो पिछले 5 सालों में लगातार अपनी योजनाओं और अपने चेहरों के जरिए अपनी काबिलियत साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे दल कैसे सुनाएंगे डिजिटली? यह एक बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी चुनौती 15 जनवरी के बाद भी उस भय का है, उस एक्सटेंशन का है कि कोरोना चूंकि बढ़ेगा, मरीज बढ़ेंगे, अस्पतालों में रोगी बढ़ेंगे, मरने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो चुनाव आयोग फिर से एक बार 15 जनवरी को एक्सटेंशन करके 31 जनवरी तक दे सकता है, उससे आगे भी दे सकता है कि आप डिजिटली प्रचार करिए। सवाल यह है कि ये पार्टियां वहां कहां खड़ी होंगी, और अगर नहीं खड़ी होंगी तो लोकतंत्र कहां खड़ा होगा? सिर्फ लोकतंत्र तारीखों का नाम नहीं है, लोकतंत्र सिर्फ घोषणाओं का नाम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र भागीदारियों का, समान और बराबरी वाली भागीदारियों का नाम है। कि अगर प्रचार के माध्यम बीजेपी के पास 90% हैं, तो 10% चुनाव लड़कर कोई विपक्ष का नेता, कोई विपक्ष की पार्टी, कोई लोकतांत्रिक ताकत कैसे जीत सकती है? यह सवाल बड़ा है, जो कि आज जब घोषणा कर रहा था चुनाव आयोग 7 चरणों में चुनाव के देश के 5 राज्यों में, तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह इस चिंता को समझता और उसको समझते हुए कोई और रास्ता निकालता, थोड़ी तारीखें और बढ़ा देता, चुनाव कराने के घोषणा थोड़ी देर में करता। यह सब संभव था क्योंकि 31 जनवरी तक उम्मीद है कि कोरोना थमेगा, थोड़ी रफ्तार रुकेगी। लेकिन जिस तरह से ये घोषणा की गई है, उससे कुल मिला जुला के पूरी आबो हवा, पूरा वातावरण बीजेपी के पक्ष में करने वाला है, जिसमें चुनाव आयोग भी कहीं से साफ सुथरा दिखाई नहीं देता है, जो हमारे लिए न सिर्फ अफसोसजनक है, बल्कि लोकतंत्र में भरोसा करने वालों के लिए निराशाजनक है। और चिंता भी है हमें इस बात की कि आखिरकार अगर यह इसी तरह का रवैया अलग अलग सरकारी एजेंसियों का बनता रहा, तो जाहिर तौर पर हमारे देश में लोकतंत्र एक चिड़िया का नाम हो जाएगा। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।